जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थी उसके अंदर क्या लिमिटेशंस थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को उतरना पड़ा गेम के अंदर? देयर इज सम चांसेस, जैसे बनाना होता है, बनाना रेडियो एक्टिव माना जाता है, तो बनाना से भी एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं, तो यस बनाना इज रेडियो एक्टिव। तो बेसिकली हॉकिंग रेडिएशन ये कहता है कि ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल की फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक होल कंटिन्यूअसली अपना मास लूज करता जाएगा। ओजोन लेयर तो ऑब्वियसली चली जाएगी, मतलब इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, पूरा डिस्टर्ब कर देगा पूरा का पूरा सिस्टम, तो वो तो बहुत ही बिगड़ने वाला है सीन। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका चल बात कर पे। थैंक यू बुलाने के लिए। और कैसे हो? बस बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल शिफ्टिंग वगैरह का प्लान चल रहा है अभी थोड़ा, तो उसी में लगा हुआ। थोड़ा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक बार ऑडियंस को? ओके, तो मेरा नाम क्षितिज पांडे है, सोशल मीडिया मुझे एस्ट्रो क्षितिज नाम से जानते हैं। बेसिकली मैंने अपनी मास्टर्स एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में कर रखी है, जिसमें मैंने डार्क मैटर के ऊपर काम किया हुआ है, नेकेड सिंगुलैरिटी ब्लैक होल्स के ऊपर काम किया हुआ है, अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज के ऊपर काम किया हुआ है, और कुछ टाइम यहाँ आइजर बरहमपुर में मैंने ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो कि बनते हैं हेवी आयन कोलिजन से, बेसिकली कोर क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, उसके ऊपर काम किया हुआ है। थोड़ा हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड थे, एक तो सर्न में और दूसरे एक ब्रोक हेवन में। ये सारी चीजें अभी चल रही है, साथ साथ में साइंस कम्युनिकेशन करता हूँ, तो सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हुई दीज डेज, तो मैं अलग अलग आउटरीच प्रोग्राम करता हूँ सोशल मीडिया के साथ साथ। फिर लाइक थोड़े अलग अलग इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किया, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की है, बट साइंटिफिक थीम पे, साइंटिफिक थीम स्टैंड अप कॉमेडी। कभी कभी लाइक ये साइंटिफिक रैप्स भी कर लेता हूँ, और अभी फिलहाल तो लद्दाख में शिफ्ट हो रहा हूँ, वहां पर कुछ स्काई गेजिंग शोज और ये सारी चीजें करवानी होंगी, रात को अलग अलग शोज करने होंगे, तो 3 महीने के लिए वहां पर शिफ्ट हो रहा हूँ। बाकी मैं अलग ट्रैवल मेरा बहुत रहता है, तो मैं इधर उधर ट्रैवल करता रहता हूँ, और साथ में कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, तो मैंने एकेडमी अभी कुछ टाइम के लिए लीव कर दिया है, तो अभी मैं कॉर्पोरेट के थ्रू अपनी लिविंग बना रहा हूँ। ओके भैया, तो सबसे पहले एक डाउट था मेरे मन में जो हमेशा मैं पूछना चाहता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट? इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? लाइक अगर बताओ एक बार आप। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी पे आता हूँ। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, उसके डायनेमिक्स को जो हम लोग स्टडी करते हैं, वो कैसे मूव कर रहा है, उसके पोजिशंस क्या है, उसके डायनेमिक्स के बारे में जो भी मेनली स्टडी होती है, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमेट आ रहा है, एस्ट्रॉइड आ रहा है, या फिर हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं, उनकी कॉन्स्टलेशंस को देख रहे हैं, ये किस तरीके से चीजें मूव कर रही हैं, ये पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी में आ जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ा सा हार्डकोर हो जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स एज द वर्ड सजेस्ट, हम लोग ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, इनके फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, इसलिए हेंस द वर्ड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जैसे डार्क मैटर किस चीज का बना हुआ है, डार्क मैटर कैसे काम कर रहा है, डार्क एनर्जी क्या है, जो स्टार्स कोलैप्स कैसे कर रहे हैं, ब्लैक होल क्या चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ये सारे इनकी जो हार्डकोर फिजिक्स जो हम लोग डील कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। और तीसरा आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज लाइक पूरे यूनिवर्स की जो हम लोग इन जनरल स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर चीज उठाई यूनिवर्स में और उसकी स्टडी की। जब हम लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं एज अ होल, तो उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी का नाम देते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग यूनिवर्स के अर्ली स्टेज के बारे में बात करें या स्टार्टिंग फेज के बारे में बात करें, तो बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन जो तीनों का ये है। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थी उसके अंदर क्या लिमिटेशंस थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को उतरना पड़ा गेम के अंदर? ओके, तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिसाइज्ड है, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक सिनेरियो में लेते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले तो मैं बता दूं, बहुत अच्छे से काम करती है। एक दिक्कत बस छोटी सी है कि पूरी सही नहीं है, और पूरी सही नहीं है ये मोटिवेशन कहां से है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पता है लाइफ का जो बोलते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे प्यारा थॉट, सबसे बेस्ट थॉट क्या था, कि वो एक इंसान को एक एलिवेटर से गिरते हुए इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने ये इमेजिन किया कि एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, जिसमें उन्होंने इमेजिन किया कि एक आदमी गिर रहा है। फिर उन्होंने ये सोचा है कि अगर कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ इंसान गिर रहा है, तो वो क्या फील करेगा। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो कोई ग्रेविटी फील नहीं करेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज वो फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी क्यों नहीं फील करेगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेटिंग या फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे, वो ग्रेविटी के बराबर है। तो फिर उनके दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी कंटिन्यूअसली गिर ही रहे हैं, और क्योंकि अर्थ के सरफेस ने हमको स्टॉप किया हुआ है, जिसकी वजह से हमको ग्रेविटी फील हो रही है। ये जो आइडिया था, ये बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग था। ये रिवोल्यूशनाइजिंग इसलिए था क्योंकि
अब अभी तक न्यूटन ने क्या सोचा था कि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट के मास से एसोसिएट होती है और यूनिवर्स एक स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक मतलब एक परफेक्ट रिजिड टाइप का यूनिवर्स है जिसमें ग्रेविटी एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, चीजों को खींचती है, यही काम करती है। आइंस्टाइन ने एक अलग स्टोरी बोली। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को फोर्स बोला ही नहीं। आइंस्टाइन ने यह बोला कि ये जो ग्रेविटी, सो कॉल्ड ग्रेविटी है, ये है डिफॉर्मेशन इन स्पेस एंड टाइम। और अगर स्पेस टाइम में डिफॉर्मेशन आएगा तो कोई भी चीज जब वो स्पेस टाइम के थ्रू ट्रेवल करेगी तो वो डिफॉर्मेशन की वजह से गिरने लगेगी, और वो जो गिरने का इफेक्ट है उसको हम लोग आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली आइंस्टाइन को ये फील हुआ कि मे बी नेचर थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन का जो दिया हुआ ग्रेविटेशन है वो नॉर्मल क्लासिकल स्केल में काम ढंग से नहीं करता है। हम जो भी रॉकेट्स भेजते हैं, जो भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह, इन सब की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उनके मोशन की, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का ही यूज करते हैं। एक्सट्रीम केस जब हो जाता है, मान लो ब्लैक होल्स के ऊपर बात करनी है या फिर हम लोग को स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है, तब ये काम नहीं करेगा, बट जनरल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत परफेक्टली काम करता है। ओके, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके अंदर क्या लिमिटेशन थी कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के पीछे भागना पड़ा हमें? अच्छा देखो, एक चीज मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक, कहता है ना, यूटोपियन वो है, ड्रीम है साइंटिस्ट का कि शायद थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाए। एंड आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी क्रेडिबल साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए काम कर रहा है। कुछ कर रहे होंगे, बट जो भी प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च में वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देयर इज वन साइड जनरल रिलेटिविटी जो कि बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, चीजें किस तरीके से फॉलो कर रही है, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स। पार्टिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। अब पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है पार्टिकल्स किस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर ये ग्रेविटी की प्रिडिक्शन अलग दे रही है। पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी फोर्स है, जिसके लिए एक फोर्स कैरियर पार्टिकल है। पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से हर फोर्स के लिए एक पार्टिकल होता है जो उस फोर्स से एसोसिएटेड होता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटोन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन है। तो इसी तरीके से ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन होना चाहिए। ये अभी तक हमको मिला नहीं है। जनरल रिलेटिविटी ऑन द अदर हैंड कहती है कि ऐसा कोई चीज हो ही नहीं चाहिए, फोर्स तो है ही नहीं ग्रेविटी, वो तो डिफॉर्मेशन इन स्पेस टाइम है। तो ये जो थ्योरी का जो जंक्शन है ये हमको मिल नहीं रहा है। तो ऐसा बोल दिया जाता है ओवर रोमांटिसाइज करके कि जब हमको इनका जंक्शन मिल जाएगा जो कि दोनों चीजों को परफेक्टली एक्सप्लेन करेगी, तो हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगी, जिसके लिए मैं एग्री नहीं करता हूं। इसका रीजन है क्योंकि इन दोनों फील्ड में इंडिविजुअली भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो पर्टिकुलरली ये फील्ड इटसेल्फ भी ढंग से अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई, उनमें बहुत प्रोग्रेस चल रहा है। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आई डोंट नो कि कभी पॉसिबल है भी कि नहीं रियल लाइफ में। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे तो एक यूटोपियन ड्रीम लगता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके, मतलब ग्रेविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक फोर्स नहीं है, वो एक अकॉर्डिंग फिनोमेना टू है जनरल रिलेटिविटी। हाँ बिल्कुल, वो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन है एक तरीके का, जिसके कारण मतलब उसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में जो फॉर्मूला है, जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फिट नहीं हो पा रही है ग्रेविटी। ओके ओके, तो जो ग्रेविटेशनल वेव मिली थी, क्या लगता है, जैसे लाइट एक वेव है तो उसका एक फोटोन कैरियर होता है, ठीक है, तो वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव का क्या कैरियर है, मतलब हो सकता है ग्रेविटोन? देखो, अब पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे तो वो तो फिर यही कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल वेव, जो ग्रेविटी फील हो रही, सब हो रही है, तो ग्रेविटॉन एसोसिएटेड है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बात की है तो ग्रेविटेशनल वेव किससे ट्रेवल कर रही है? बहुत सिंपल सा आंसर है, स्पेस टाइम के थ्रू ट्रेवल कर रही है। तो ग्रेविटेशनल वेव एक्जैक्टली होती ही यही है कि दो बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो गए, वो एक दूसरे के आसपास बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करती है, और उसकी वजह से स्पेस टाइम में फ्लक्चुएशन आते हैं। इट्स लाइक हम लोग पानी के ऊपर दो छोटे से पेबल्स को ऐसे घुमाएं तो पानी में बहुत सारे ऐसे वेव आने लगेंगे, तो उस पानी को स्पेस टाइम मान लो, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होते हैं। एंड ह्यूमंस आर वेरी क्लेवर, इतने टाइनी ग्रेविटेशनल वेव जिसको हम लोग नोटिस भी नहीं कर सकते, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने लाइगो बना रखा है, तो बहुत परफेक्टली वो चीज काम करती है। बट ग्रेविटेशनल वेव डू नॉट टॉक अबाउट ग्रेविटॉन एट ऑल। ओके, 2015 में डिटेक्ट किए थे हमने जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह। हाँ, यस, ओके, ये ग्रेविटॉन के बारे में कमेंट नहीं करते। ओके ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर इज एंटी मैटर? एंटी मैटर तो बहुत ही हर जगह है, मतलब एंटी मैटर हमारी बॉडी के अंदर भी बन रहा है। एंटी मैटर होता क्या है बेसिकली? सबसे सिंपल तरीका बताता है एंटी मैटर बनने का।
एक बीटा डिके होता है, एक तरह का डिके, और भी तरीके है, ये एक तरीका है, बीटा डिके होता है। बीटा डिके में क्या होता है कि कोई भी एटम रहता है, उसके अंदर के न्यूक्लियस के अंदर या तो कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जो कि वीक फोर्सेस की वजह से होता है। उसके रिजल्ट की वजह से उसके साथ में कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रिनो निकलता है, और न्यूट्रिनो निकल रहा है तो उसके साथ एक एंटी पार्टिकल निकलेगा इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन। या फिर अगर एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो देखा जाए तो हमारी बॉडी के जैसे एटम्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल एटम हो सकता है, उससे चांसेस है। अब हमारी बॉडी के एटम्स तो थोड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन देयर इज सम चांसेस, जैसे बनाना होता है, बनाना रेडियो एक्टिव माना जाता है, तो बनाना से भी एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यस, बनाना इज रेडियो एक्टिव, लेकिन वो अलग बात है, इतना कम होता है वो रेडियो एक्टिव कि हम लोगों को हार्म नहीं कर पाता है। इनफैक्ट अगर मैं पूरे एक कॉलोनी भर के भी बनाना रख दूं तो भी वो इतना ज्यादा रेडिएशन नहीं निकालेगी कि बॉडी को अफेक्ट करे, तो इसलिए उसको खाना इज परफेक्टली सेफ। बट या टेक्निकली इट इज अ रेडियो एक्टिव थिंग। तो ये सारे एंटी पार्टिकल्स तो हमारे अंदर भी बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि किस रेट पे बन रहे हैं। इस रेट पे नहीं बन रहे कि हमको हार्म कर पाए। और एंटी पार्टिकल को बनाना, अगर सन में बनाते भी हैं, और इसको इसलिए हम लोग यूनिवर्स का सबसे महंगा सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा एंटीमेटर बनाने में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत सारे प्रोसेसर्स लगते हैं, बहुत प्रोसेसिंग लगती है, जो कि बहुत 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 एक्सपेंसिव होता है। और अगर एंटी मैटर, बहुत से लोग एंटी मैटर बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन की एक इक्वेशन कहती है E = mc², जो कि ये कहती है कि अगर मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक फन फैक्ट है, हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उसमें टोटल कितनी एनर्जी निकली थी इसका सबको आइडिया बहुत ज्यादा है, लेकिन पता है कितना ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था? कुछ आइडिया है? नो आइडिया। केवल 0.6 ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। 0.6 ग्राम की बात कर रहा हूं, और उससे इतनी एनर्जी निकली। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरे जैसा कोई एंटी पार्टिकल का बना हुआ क्षितिज आ जाए और मैं उससे टकरा जाऊं, तो E = mc² में m रख के देख लो, 80 किलो मास है मेरा, 80 किलो के हिसाब से देख लो क्या तबाही मचेगी। प्लैनेट 10⁻17 जूल तक चला जाएगा ये ऑर्ड। तो प्लैनेट खत्म हो जाएगा। प्लेनेट खत्म हुआ कि नहीं ये मैं एकदम से नहीं कह सकता हूँ, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, बिकॉज चांसेस आर कि जो एस्ट्रॉइड गिरा था, जो जिसकी वजह से डायनासोर गए, जो माना जाता है, वो शायद इतना पावरफुल इससे ज्यादा होगा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। 10⁻17 जूल वैसे तो बहुत सिग्निफिकेंटली हाई होता है, बट उसके कितनी एनर्जी तो वो एक बार देखना पड़ेगा। ओके, तो मतलब मैटर और एंटी मैटर अगर टकरा जाए तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। हाँ, और वो जो जितना भी मास होता है वो पूरा कंप्लीटली 100% जो मास होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर जो मैटर और एंटी मैटर कोलाइड कर रहे हो एग्जैक्टली आइडेंटिकल टाइप है, आइडेंटिकल मतलब सेम मास है दोनों का। तो जो एटम बम था उसकी 0.6 आपने कुछ बताई ग्राम सिर्फ कन्वर्ट हुई थी एनर्जी में, तो वो क्या फॉल्ट था? मतलब जो बम ही खराब बनाया था, या फिर वो कुछ होता ही ऐसा है एटम बम्स के ये अंदर? परफेक्टली परफेक्ट बॉम्ब था ये। इससे अच्छा। ज्यादा में तो पूरा जापान खत्म हो जाएगा, जो कि उनको चाहिए भी नहीं। इनफैक्ट जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर थी इसकी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि लाइक जो दो चीजें जो जुड़ी रहती है आपस में टूटती है। तो केस ये हो रहा था कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को हम लोग जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं, मतलब उसके ऊपर फेंकते हैं, और यूरेनियम बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो जिसकी वजह से वो दो एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन जब वो स्प्लिट होता है तो साथ में दो न्यूट्रॉन्स और छोड़ता है। अब वो दो न्यूट्रॉन्स जाके और एटम से टकराएंगे, जो कि दो और न्यूट्रॉन्स को छोड़ेंगे, वो दो एटम से टकराएंगे, वो दो और न्यूट्रॉन से छोड़ेंगे, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन हो जाएगा, और वो कंटिन्यूअसली एक भयंकर चेन रिएक्शन जो होगा वो बॉम्ब को कॉज करती है। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि एनर्जी कहां से आई ये सारी, ये तो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। एनर्जी ये आई कि जब भी ये जो एक एटम है जिसका न्यूक्लियर फिजन होने के बाद ये दो एटम्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन जब एक पूरे कलेक्टिव सिस्टम जिसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है, उसमें जब इतने सारे एटम्स आपस में न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से थ्रू जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा रिसाउंडिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से इतनी सारी एनर्जी आती है। तो बेसिकली ये ऐसा ही हो गया कि जो मान लो पार्टिकल ए था मेरा, उसका मास कुछ m था, और फिर वो दो पार्टिकल में बन गया पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। तो पार्टिकल ए का जो मास होगा वो बी प्लस सी से ज्यादा होगा, क्योंकि बी प्लस सी अपना थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में लूज कर चुकी है। और ये एनर्जी जो न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के फॉर्म में हमने देखा। और हाइड्रोजन बम एटम बम से ज्यादा खतरनाक होता है।
हाँ, क्योंकि उसमें हम लोग इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन दोनों का यूज करते हैं, वो समझाना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन उसके अंदर पूरा इसका सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसका एक सिस्टम बना रहता है कि उसमें किस तरीके से इम्प्लोजन भी होता है, फिर अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब यस थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है, बट मोर और लेस वो न्यूक्लियर पावर ही है। ओके, तो भैया अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, हम्म, एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है वहां पे, वो हमें ज्यादा समझ नहीं आता। हमें तो वो टनल्स दिखते हैं, हमें वो एनिमेशंस दिखते हैं जिसके अंदर वो बीम से निकल रही हैं, जिसके स्नैपशॉट्स लिए जा रहे हैं और वो कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह। तो एग्जैक्टली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जो होते हैं उसमें मतलब क्या हो रहा होता है? ओके, नाइस क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि जो हम लोग पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन की एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब होता ये है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब चीजों को वेरी कराते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन एक्सेलरेट होता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होता है उसमें कुछ नहीं हो रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको हम लोग वेरी करा रहे होते हैं इस तरीके से, ताकि वो जो पार्टिकल और जो टनल जैसा दिख रहा है उसमें वो एक्सेलरेट करने लगे। और जब वो जाता है तो जैसे एक साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें वो जैसे इस साइड जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, जिसकी वजह से जब भी जाए तो उसको घूमने वाली डायरेक्शन में उसको फोर्स मिलता है, और उसको वो कंटिन्यूअसली घुमाते 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 कई बार घुमाते, ताकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, इतनी कि वो 99.999% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए। और जब उनको लगता है कि दो प्रोटॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं, उनकी इतनी एनर्जी हो गई है, तो उनको एक अलग चेंबर जो रहता है, जहां पर सारे उनके डिटेक्टर रहते हैं, बहुत बड़े से फोटोज भी लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे डिटेक्टर्स रहते हैं उनके, और वहां पर जाके वो कोलाइड करते हैं। और जिस मोमेंट कोलाइड करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है, इतनी ज्यादा रहती है कि वो बहुत सारे नए नए पार्टिकल्स बनाते हैं, और वो नए पार्टिकल्स को हम लोग स्टडी करते हैं उस कोलिजन में। ओके, तो ये जो कहते हैं कि मैं और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना चाहिए हमें, है ना, अभी तो जो एलएचसी है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो हमें और पावरफुल बनाना चाहिए। तो पावरफुल कहने का मतलब क्या है? ये स्पीड तो 99.9% जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो हो गया, चलो ठीक है, बट ये किस चीज की बात कर रहे हैं? किस पावर, मतलब किस पावर की बात कर रहे हैं? तो सिंपल भाषा में, अगर इन्होंने अभी मान लो 99.998% स्पीड ऑफ लाइट अचीव की है, तो ये चाहते हैं कि अब 99.999998% स्पीड ऑफ लाइट अचीव करें, राइट? ये कैसे होगा? ये होगा उसकी एनर्जी बढ़ा के। उसकी एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके, या तो जो उन्होंने पूरा सिस्टम लगा रखा है फील्ड चेंज करने का, उसको अपग्रेड करो उतने ही डायमीटर में, या तो उस पूरे डायमीटर को ही बड़ा कर दो, ताकि उस प्रोटॉन को ज्यादा एरिया मिले एक्सेलरेट करने का, और उसके लिए ज्यादा एनर्जी यूज होगी। उसके लिए ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो उसको मतलब हम लोग ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे, ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे तो कोलिजन के टाइम ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नहीं बता पाता, वो ऐसा थोड़ा और बड़ा एक्सेलरेटर हमको बता पाएगा। इसलिए ये मोटिवेशन होता है इनको स्टडी करने का, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी नई फिजिक्स हम लोग स्टडी कर पाते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी हम लोग एनर्जी को 10⁻² ऑर्डर पे बढ़ाते हैं, मतलब 100 के ऑर्डर पे बढ़ाते हैं, तब हम लोग को कुछ नई फिजिक्स देखने को मिलती है। तो ये एक मोटिवेशन होता है एनर्जी बढ़ाने का। ओके, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? पार्टिकल एक्सेलरेटर जहां जहां भी हैं, जहां पे रिसर्च चल रही है, वहां पे हम्म। क्या ढूंढा जा रहा है, क्या जानने की कोशिश की जा रही है, क्या नई डिस्कवरी करने की कोशिश की जा रही है? देखो इसका कोई एक आंसर नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि ढूंढी जा रही है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर चीज है वो बताता हूँ। एक है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, जिसके ऊपर मैंने भी काम किया हुआ है, कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट चीज होती है। बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी आयंस को कोलाइड करके बनाते हैं, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा यूनिवर्स के सबसे हॉटेस्ट चीज कैसे बनती है, ऐसा बोला जा रहा है यूनिवर्स के अर्ली टाइम में ये हुआ करता था। डार्क मैटर क्या हो सकता है, यूनिवर्स में जो मास मिल रहा है हिग्स बोसॉन को थोड़ा समझने में, क्या यूनिवर्स सिमेट्रिक है, जिसको हम लोग सुपर सिमेट्री थ्योरी कहते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही पॉपुलर चीज है। मल्टीवर्स है कि नहीं, इसको प्रूव करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीजों के बारे में बात कर दी, जिसके ऊपर ट्राई हो रहा है ढूंढने का। इसके अलावा बहुत सारे रियल फिजिक्स भी है। रियल फिजिक्स में उनको कह रहा हूँ, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम्स है, जिनको सॉल्व करने के लिए सारे एक्सेलरेटर्स यूज हो रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे पता भी नहीं इतनी सारी चीजें। आपने कहा था मल्टीवर्स को हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये प्रूवेबल है, मतलब मल्टीवर्स? क्योंकि यार अगर वो एग्जिस्ट भी करता होगा कोई यूनिवर्स, तो वो मतलब कैसे हम मतलब उसको डिटेक्ट करेंगे? लाइक कोई तरीका है ऐसा? तो
इसको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली व्हेन आई से मल्टीवर्स या हायर डायमेंशन में क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा सीन है, देयर इज समथिंग नोन एज हायरार्की प्रॉब्लम। हायरार्की प्रॉब्लम ये कहती है कि मेरा एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, उसमें मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। म्यून और टाउ क्यों एग्जिस्ट करते हैं नहीं पता हमको, फॉर सम रीजन। इलेक्ट्रॉन तो पता है एटम के अंदर है, उसकी वजह से हमें, लेकिन म्यून और टाउ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है हमको नहीं पता। चलो एक बार के लिए मान लिया एग्जिस्ट करता है, जब इसका सारी प्रॉपर्टी एकदम इलेक्ट्रॉन जैसी है तो इसका मास इतना ज्यादा क्यों है? इसका ये मतलब है कि ये हिग्स बोसॉन से कुछ ऐसे तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसको ज्यादा मास मिल रहा है। ये क्या तरीका है जिसकी वजह से इसको ज्यादा मास मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को इतना कम मास क्यों मिल रहा है? तो ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी कुछ हायर डायमेंशन में या दूसरे यूनिवर्स में या किसी और तरीके से ये मास लीक हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज उसके जो करने का तरीका है। अब हम लोग हिग्स बोसॉन का मास रेंज परफेक्टली फाइंड कर पाते हैं, तो हम लोग दो कंक्लूजन पे आ सकते हैं। या तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है जो कि सुपर सिमेट्री यूनिवर्स को सपोर्ट करेगा, या फिर उसका मास उससे थोड़ा कम आता है या फिर ज्यादा आता है। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कम ज्यादा में क्या रहता है, लेकिन एक मास रेंज में हम लोग ये बता सकते हैं कि मे बी हायर डायमेंशन की वजह से वो मास लीक होता है, और क्योंकि वो मास लीक होता है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मास कम है और हम लोग हायरार्की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं हायर डायमेंशन या दूसरे यूनिवर्स वाली थ्योरी। बट इससे पूरी तरीके से प्रूफ नहीं होता कि दूसरा यूनिवर्स है, ये एक अलग मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। वो तो पॉपुलर मीडिया में इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखा दिया है, मूवीज बन चुकी है, बहुत सारे क्रिएटर्स इसके ऊपर ऐसे बात करते हैं, बट ये बहुत ही कोर साइंटिफिक चीज है, पूरी मैथमेटिकल चीज है। फिजिकल रियलिटी क्या होगी ये किसी को नहीं पता है, क्या ऐसे यूनिवर्स होंगे, क्या होंगे, नो वन नोज दैट। ऐसी शायद ग्रेविटॉन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर ग्रेविटॉन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमारे डायमेंशंस के अंदर वीक नजर आती है, तो वो कहते हैं कि अगर ग्रेविटॉन एग्जिस्ट करेगा तो हम उसी समय स्नैपशॉट ले लेंगे जब वो दूसरे डायमेंशंस में लीक करने की कोशिश करेगा। तो शायद ये भी एक तरीका हो मल्टीवर्स को प्रूव करने का, क्योंकि लीक करेगा तो हाई डायमेंशंस होंगे ही होंगे। हाँ, लेकिन देखो एक चीज है, मैं स्ट्रिंग थ्योरी को सीरियस इतना लेता नहीं हूँ। मतलब आज के टाइम में तो साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई भी स्ट्रिंग थ्योरिस्ट को इतना सीरियस नहीं लेता है, बिकॉज ओके। ये साइंस है ही नहीं, मैथमेटिक्स है प्योर। बिकॉज समथिंग विच इज नॉट लाइक टेस्टेबल, जिसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, इट्स नो मोर अ साइंस। वो एक मैथमेटिकल प्लेग्राउंड है, जिनको बहुत ही हार्डकोर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी है दे कैन गो, बट इट्स नॉट अ गुड करियर ऑप्शन फॉर अ फिजिसिस्ट। तो स्ट्रिंग थ्योरी तो बहुत सारी चीजें कहती है, बट उसके ऊपर मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ सारी चीजें। मतलब मिचियो काकू गलत रास्ते पे हैं। हाँ, मतलब मीचो काकू का मैं एक सजेस्ट करता हूँ जो भी व्यूअर्स हैं उनको। एक पर्टिकुलर कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सबीना हसन फेंडर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जो फ्लूइड डार्क मैटर की लीड है रिसर्च ग्रुप, और रॉजर पेनरोज जिनको सब लोग जानते ही है, और साथ में मीचियो काकू, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। ओके। ये रॉजर पेनरोज और सबीना हसन फेंडर ने इतनी बेइज्जती की है मीचियो काकू की उस पूरे शो में, वो एक बार देखना। मतलब सीधी सी बात है, लाइक स्ट्रिंग थ्योरी इज नॉट अ साइंस एनीमोर। तो मतलब ठीक है, ब्रायन ग्रीन भी, फैंटेसी वर्ल्ड है। जो एक ब्रायन ग्रीन नाम है उनका, मे बी उन साइंटिस्ट का, वो भी स्ट्रिंग थ्योरी को काफी ज्यादा बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के अशोक सेन है, मैं ये नहीं कह रहा दे आर बैड साइंटिस्ट, दे आर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। लेकिन इनकी एज देखो, इन्होंने जब जिस टाइम स्ट्रिंग थ्योरी पे काम करना स्टार्ट किया था, उस टाइम ये फील्ड डेवलपिंग फेज में थी। अभी ये फील्ड एक थोड़े स्टैग्नेटेड पोजीशन पे आ चुकी है। तो अब कोई जो नए रिसर्चर है उनके लिए काम करना बहुत सही नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली बहुत ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा उसको फंड मिलने वाला भी नहीं, फंडिंग मिलेगी नहीं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये वो लोग हैं जब ये फील्ड इंट्रोड्यूस ही हुई थी, जब बहुत पोटेंशियल था इस फील्ड में, तो उन्होंने उस टाइम इस पोटेंशियल पे अपना करियर बना लिया, बहुत सारी नई चीजें दी जिसकी वजह से फेमस भी हो गए, और आज इनका बहुत नाम है। बट आज के टाइम के हिसाब से इतना वैलिडिटी नहीं है। मिचियो काकू तो कहते हैं, अगर एक प्लैंक एनर्जी की बात करते हैं कि अगर हमने प्लैंक एनर्जी अचीव कर ली, देन ये स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो प्रूव हो जाएगी। और वो प्लैंक एनर्जी के लिए कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा, मतलब कितना जो अभी हमारा चल रहा है एलएचसी, उससे ट्रिलियन टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब हमें पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना पड़ेगा, देन स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, वो मतलब उनकी बात में है दम? कोई प्लैंक एनर्जी नाम की चीज होती है? हाँ, तो ये बात सही है कि हम लोगों को प्लैंक एनर्जी, देखो प्लैंक एनर्जी में एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, प्लैंक एनर्जी से मेरा एक रिलेशन भी है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्या होता है कि हम लोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो सबसे पावरफुल मशीन है अर्थ की, उस पे किस एनर्जी स्केल पे जाते हैं? 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 और उसके बाद 14 बार 0, इस एनर्जी स्केल पे जाते हैं। प्लैंक एनर्जी पता है कितनी होती है?
10⁻28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उसके जो ऊपर का ऑर्डर है उसको डबल कर दो, मतलब 10⁻14 का स्क्वायर कर दो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस एनर्जी स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अब इस स्केल में मार्सिडेना करके एक साइंटिस्ट है, और उन्होंने और भी लोगों ने इसके ऊपर ये भी बताया, और किप थॉर्न ने अपने हुक कंजक्चर में बताया। बेसिकली मेन तो हुक कंजक्चर ही है, फिर उसके बाद इन्होंने अपने लेक्चर सीरीज में और इसके ऊपर बात की है। इस एनर्जी स्केल पे क्या होगा कि एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हो जाएगी कि उस स्केल पे एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाएगा, माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल। और वो ब्लैक होल तुरंत डिके कर जाएगा, छोटे ब्लैक होल जल्दी डिके कर जाते हैं हॉकिंग रेडिएशन की वजह से। तो उस मोमेंट तुरंत एक छोटा सा ब्लैक होल बनेगा, वो डिके कर जाएगा। अब उससे स्ट्रिंग थ्योरी कैसे प्रूव होगी मुझे नहीं पता, मे बी 10⁻26 पे हो जाए, 10⁻27 पे हो जाए, बट प्लैंक एनर्जी पे तो एक ब्लैक होल बनना ही हमको एक पॉसिबल फिजिक्स में सिनेरियो पता है। मैं एक रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज फ्रॉम नेकेड सिंगुलैरिटीज। उसमें हम लोग यही कर रहे थे, दो पार्टिकल्स का कोलिजन कर रहे थे नेकेड सिंगुलैरिटी के पास में, और उसमें हम लोग को एग्जैक्टली प्लैंक एनर्जी ही मिली है। इसलिए मैंने बोला कि प्लैंक एनर्जी से मेरा थोड़ा रिलेशन है, ये मेरा मास्टर थीसिस था कि हम लोग को एग्जैक्टली प्लैंक एनर्जी मिली। और एक बार ये मुझे रिजल्ट दोबारा बताओ, ये आपने जो बोला मेरे अभी पल्ले नहीं पड़ा। प्लैंक एनर्जी क्या मिली, कैसे मिली, क्या? चलो बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। हाँ हाँ ब्लैक होल जो होते हैं ना, हाँ हाँ, तो ब्लैक होल अभी तक प्रूवन नहीं है। ओके ब्लैक होल का एक अल्टरनेट मॉडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेकेड सिंगुलैरिटी, मतलब उसमें इवेंट होराइजन नहीं होता है, बस सिंगुलैरिटी होती है। अब ओके ब्लैक होल के केस में क्या होता है कि हमको सारे कोलिजन इवेंट होराइजन, ये अगर इवेंट होराइजन है तो इसके बाहर ही कराने पड़ेंगे, तो यहां तक की एनर्जी ले सकते हैं। नेकेड सिंगुलैरिटी में इवेंट होराइजन होता ही नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा अंदर भी जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, क्योंकि इवेंट होराइजन है ही नहीं। उस केस में हम लोगों ने थोड़ा सा सिंगुलैरिटी के पास जाके ऐसा अज्यूम किया कि अगर दो पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, उधर जाके बहुत ही हाई स्पीड में एक्सेलरेट होंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, प्योर ग्रेविटी, हमने कोई भी फील्ड अज्यूम नहीं की, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो दो पार्टिकल बहुत अज्यूम होंगे और अपोजिटली आके वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनकी क्या एनर्जी होगी, और वो एनर्जी निकली प्लैंक एनर्जी। जी, वाओ वाओ हाँ, वाओ, क्या बात तो है। ये भले ही अभी वाव लग रहा है, हम लोग काफी डिप्रेस हो गए इस आइडिया से, अभी भी है, क्यों? अभी भी ये आइडिया। सीन ये है कि इस एनर्जी पे रियल फिजिक्स क्या होगी किसी को नहीं पता है। हम लोग का इनिशियल मोटिवेशन ये था कि हम लोग कॉस्मिक रेज वगैरह के ओरिजिन बताएंगे, अगर हमको 10⁻24 या 22 या 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे और फिर बोलेंगे कि यहाँ इतनी हाई एनर्जी सोर्स निकल रही है तो यहाँ से कॉस्मिक रेज आ सकते हैं। इतनी हाई एनर्जी में हम क्या फिजिक्स एक्सप्लेन करें? मैक्स टू मैक्स यही बोल सकते हैं हुक कंजक्चर की वजह से वहां एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल की वजह से कुछ हॉकिंग रेडिएशन निकलेंगे और वो निकल जाएंगे। लेकिन ये बहुत, कहते हैं ना, हवा में बात करना हो गया, क्योंकि हुक कंजक्चर भी एक कंजक्चर है। कंजक्चर मतलब वो थ्योरी नहीं है, वो प्रूवन नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं रख सकते। तो इसलिए हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग केस ले जिससे एनर्जी स्केल थोड़ी सी कम हो, ताकि हम लोग एक रियलिस्टिक सिनेरियो एक्सप्लेन कर पाए। एक बार ऑडियंस को ना हॉकिंग रेडिएशन और बता दो इजी चलो लैंग्वेज ठीक है। में। क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस में एक एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम एनर्जी। तो मतलब हम लोग मतलब एकदम आउटर स्पेस में जाके एकदम खाली से खाली रीजन भी लेंगे तो उसकी खुद की एक एनर्जी होती है, वैक्यूम एनर्जी। अब ये वैक्यूम एनर्जी क्या हो रहा होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली पार्टिकल एंटी पार्टिकल बन रहे होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और खत्म हो जाते हैं, बन रहे टकरा रहे, खत्म हो जा रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा है, हमारे आसपास भी हो रहा है, स्पेस में भी हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है। ठीक है, हर हम लोग पूरे इससे घिरे हुए हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि हमको पता नहीं चलता है। अब ब्लैक होल के केस में आते हैं। मान लो ये इवेंट होराइजन है ब्लैक होल का। इवेंट होराइजन में ये बोला जाता है कि एक बार कोई चीज अंदर चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। नथिंग कैन एस्केप इनसाइड अ ब्लैक होल, नॉट इवन द लाइट। अब मान लो, अज्यूम कर लेते हैं कि जस्ट इस बॉर्डर पे दो पार्टिकल बने, एक पार्टिकल अंदर चला गया, दूसरा पार्टिकल बाहर रह गया। अभी तक नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल बन रहे, टकरा रहे और बन रहे, टकरा रहे और खत्म हो जा रहे तुरंत ही। लेकिन अब एक तो अंदर चला गया तो दूसरा वाला तो रह गया, वो तो खत्म नहीं हो सकता। दूसरा वाला, और दूसरे वालों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों? क्योंकि अंदर से खिंचा चला गया, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई। ठीक है, और तो दूसरे पार्टिकल के लिए हम लोग नेगेटिव एनर्जी मैथमेटिकली मान लेते हैं। ये मैथमेटिकली है, बेसिकली आइडिया ही हो रहा है कि जो ऊपर वाला पार्टिकल है जो बहुत सारी एनर्जी लेके निकला है, ये एनर्जी आई है ब्लैक होल के मास से। तो ब्लैक होल ने अपना थोड़ा सा मास लूज किया, जिसकी वजह से ये दूसरा पार्टिकल जो है ये एकदम से निकल गया। अब इमेजिन करो ये ब्लैक होल का सरफेस है और इसके पूरे आसपास
क्वाड्रिलियन से ज्यादा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली ऐसे एनर्जी गेन कर रहे हैं, ब्लैक होल कंटिन्यूअसली अपना ऐसा मास लूज करता जा रहा है। तो बेसिकली हॉकिंग रेडिएशन ये कहता है कि ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल की फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक होल कंटिन्यूअसली अपना मास लूज करता जाएगा, और ये जो पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं, ये जो आधे अधूरे पार्टिकल रह गए, ये जो एमिट हो रहे हैं, इनको हम लोग हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो हॉकिंग रेडिएशन डिटेक्ट की जा चुकी है अभी तक, या फिर अभी भी नहीं, हाइपोथेटिकल चीज है ये? अभी तक नहीं। तो अभी मतलब तक नोबेल प्राइज, तो क्या किसी को नोबेल प्राइज दे सकते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो? नहीं, किसी के तो मरने के हॉकिंग बाद नहीं। मतलब अगर मिल गया हॉकिंग रेडिएशन तो स्टीफन हॉकिंग को नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ। ओके, तो भैया आप थोड़ा सा स्पेस में चलते हैं। अभी तक तो हम पार्टिकल फिजिक्स और इनकी बात कर रहे थे। क्वाज़ार्स क्या होते हैं ये? क्वाज़ार्स? क्वेज़ार्स क्या होते हैं? हाँ, हाँ। ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। सिंपल से समझते हैं, ऐसी गैलेक्सी जिसके सेंटर में बहुत सारा मास है, बहुत वायलेंट एक्टिविटी हो रही है, बहुत प्लाज्मा है, बहुत गैस है, बहुत स्टार्स है, और वो एकदम सेंटर में एक्यूमुलेट हो गए, और उसके सेंटर में बहुत बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है। लेकिन अपने मिल्की वे के ब्लैक होल की तरह नहीं है, जो कि जिसको हम लोग सैजिटेरियस स्टार कहते हैं, उस सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरह नहीं, बहुत ही एक्टिव है। इसके आसपास खूब सारा मैटर है। एक एग्जांपल है M87, सबसे पहली इमेज जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ली थी ब्लैक होल की, वो इसका एग्जांपल है। वो एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है। तो वो हो गया यहाँ एक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ एक्टिव का मतलब क्या है? मतलब एक्टिव एक्टिव? का मतलब है आसपास बहुत सारे मैटर, प्लाज्मा बहुत एकदम घिरा हुआ है, ओके। राइट। तो बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है, वो ढेर सारा मैटर ब्लैक होल में गिर रहा है, और वही मैं समझा रहा हूँ भी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या होता है। एक्टिव मतलब कि वो पूरा का पूरा सेंटर बहुत एक्टिव है, खूब सारे गैस प्लाज्मा खूब सारे घूम रहे हैं, इसलिए एक्टिव है। गैलेक्टिक मतलब क्योंकि वो गैलेक्सी में लाई कर रहा है, और न्यूक्लियाई क्योंकि वो सेंटर में लाई कर रहा है। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई मतलब गैलेक्सी का वो सेंटर जहां बहुत सारी वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है, इतने सारे मैटर आ रहे हैं, इतने सारे प्लाज्मा आ रहे हैं, और ये ब्लैक होल के अंदर एकदम से गिर रहे हैं, तो ब्लैक होल एकदम से ये चीज नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से अब पूरा प्योर रीजन तो अभी तक चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन एक कहा जाता है ब्लैक होल प्यूकिंग, ब्लैक होल की वॉमिट करना, जैसे मान लो। ऐसा नहीं कि इवेंट होराइजन के अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, एक बार कोई अंदर चीज चली गई तो नहीं आ रही है, उसके आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ये होती है कि ये जो इतना सारा मैटर है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के बाद ये जो ब्लैक होल है, इसके एकदम कोर पे जाके बहुत बड़े से ऐसे लाइन स्ट्रीम्स छोड़ता है, बहुत सारे हाई एनर्जेटिक गामा पार्टिकल्स और ये सारी चीजें, बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रीम्स में छोड़ता है। इसको हम लोग क्वेज़ार्स कहते हैं। तो इसको हम लोग बहुत सरल भाषा में ब्लैक होल की उल्टी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खाना वाना खा लेते उल्टी आ जाती है। तो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मैटर वैटर आ गया, बहुत वायलेंट एक्टिविटी हो गई है, ब्लैक होल बोलेगा इतना तो मुझसे ना लिया जाएगा भाई, तो फेंक देता है ऐसे। लेकिन वो एग्जैक्टली अंदर नहीं जाता है उसके, क्योंकि एक बार कोई अंदर गया तो वापस नहीं आ सकता, उसके मैग्नेटिक फील्ड और अलग अलग इफेक्ट्स की वजह से वो ऐसे चला जाता है। ओके, तो ये कोई होता है भी क्वेश्चन। स्टार, कोई भी स्टार वाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा, और क्या बनता है, और कुछ भी बनता है क्या? रेड सुपर नहीं जायंट देखो, बनेगा, हाँ ये सब मतलब जो भी है, ये किस कैसे डिसाइड होता है कि हाँ भाई ये स्टार वाइट ड्वार्फ बनेगा, ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा? एक ही चीज पर डिसाइड होता है कि उसका मास कितना है। टेक्निकली हम देखें तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड भी करेगा कि कितने तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें आ सकते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन आ सकते हैं, बट बहुत सरल भाषा में बोलूंगा उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। एक होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर के मतलब के पे व्हाइट ड्वार्फ बनता है। तो मैं पहले लिमिट ना लेके पूरा प्रोसेस थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। सीन ये होता है कि एक पॉली नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स के जिन जो कि फर्मियन कैटेगरी में आते हैं, फर्मियन अभी मान लेते हैं फर्मियन कोई कैटेगरी होती है, फर्मियन कैटेगरी में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो दो पार्टिकल एग्जैक्ट सेम स्टेट नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उसका स्पिन होता है, उसके क्या बोलते हैं अलग अलग पोजिशन होते हैं, उसके स्टेट्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट ये स्टेट। कोई भी दो पार्टिकल्स को एकदम आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम नहीं रख सकते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको होने ही नहीं देगा। अब स्टार में क्या हो रहा होता है कि स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोलैप्स हो रहा होता है जब वो मर रहा होता है, सुपरनोवा के स्टेज में जा रहा होता है, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर। इसका मतलब है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से दो इलेक्ट्रॉन आपस में, मैं दो इलेक्ट्रॉन बोला लेकिन ऐसे ट्रिलियंस होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए दो बोल रहा हूं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उनको फॉरबिड कर रहा है ये चीज करने से। लेकिन स्टार का जब कंटिन्यूअसली प्रेशर लगता जाता है कि जब उनको फोर्सफुली आ जाना पड़ता है,
तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। अब व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, उसमें भी नॉर्मल एटम्स वगैरह थोड़े एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रॉन स्टार का फेज आता है, थोड़ा ज्यादा मास आ जाए तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर तो बहुत अच्छे से ओवरकम हो गया है। व्हाइट ड्वार्फ में इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर रह रहा होता है अभी भी, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार में इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर ओवरकम कर जाता है उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से। वहां से रहता है न्यूट्रॉन, फिर उनके अंदर लगता है न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। सेम वही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर दूसरे पार्टिकल, ये थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए न्यूट्रॉन स्टार की थोड़ी और ज्यादा ग्रेविटी रहती है। जब ये न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर एक्सीड कर जाता है, तब जाके बनता है ब्लैक होल या नेकेड सिंगुलैरिटी या इटरनली कोलैप्सिंग जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी है। एनीवे, पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन स्टार के बाद क्या बनता है उसके नेचर के बारे में हमको बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि न्यूट्रॉन स्टार तक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बड़े अच्छे से काम करता है। तो इस वजह से ये तीनों चीजें बनती है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो इतना चक्री की तरह कैसे घूम लेता है? मतलब 700 टाइम्स पर सेकंड मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा था कहीं, इतनी स्पीड। ये मतलब मैं पल्सार्स इमेजिन की नहीं, होती हाँ पल्सर्स, हाँ पल्सार्स, पल्सर जो भी बोलेंगे। तो 700 टाइम्स पर सेकंड की स्पीड मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये पावर कहाँ से मिल रही है उसे, वो ऐसे कैसे घूम पा रहा है? इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये इनफैक्ट हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। ओके देयर इज समथिंग नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके तो क्या होता है कि मान लो ये एक बड़ा सा स्टार है, ठीक है, ये बड़ा सा स्टार बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अब होगा ये कि जब ये स्टार कोलैप्स होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करने के लिए इसके जो घूमने की रोटेशन की स्पीड है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तब अब ये इमेजिन करो, इतना बड़ा जो स्टार था, इतना बड़ा स्टार, वो कोलैप्स होता गया, तो उसके घूमने की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और लास्ट में आके वो एक छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार, मतलब इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार पड़ गया। तो उसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए उसकी रोटेशनल स्पीड इतनी एक्सट्रीमली हाई चली जाती है, और इस वजह से ये होता है। ओके ओके, ये मैंने सोचा कैसे नहीं यार। हाँ, वाओ वाओ। कितने बजे सोते हो आप? 1 बजे? हाँ, 1 बजे के आसपास सोता हूँ। आज पहली बार मैं इतनी रात में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वरना दिन में ही मैं या फिर शाम में निपटा देता हूँ। मैं तो ओके ओके पॉडकास्ट सारे रात के ही करता हूँ, तो ओके। मैं और भी वैक्यूम, पॉडकास्ट में बोलता हूँ, तो रात अच्छा। को ही होते हैं वो सारे। दिन में मैं मेरे आपका पास टाइम नहीं रहता है, ऑफिस रहता है मेरा, तो पॉसिबल नहीं होता। ओके ओके, मेरा भी यही है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे ओह नाइस। देखा था मैंने हाँ, आपका वो मुझे भी रैप, यार। वो क्वांटम रैप मैंने देखा था। हाँ हाँ, कभी वो ऐसे बनवाना ही हो तो बना। बताना, कभी बनवाना हो तो हाँ, बताना, मैं बीट वगैरह बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, डेफिनेटली कोलैब कर सकते हैं हम लोग, हाँ डेफिनेटली। डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। मैं अभी लद्दाख में, मुझे वैसे भी थोड़ा प्लान है कुछ शूट वूट करने का। ओके ओके, अब बताओ यार कि ये व्हाइट होल क्या होता है? यार मैंने कहीं सुना है, ये व्हाइट होल क्या होता है? ब्लैक होल से क्या मतलब अलग होता है, ये कितना अलग अच्छा, होता है? तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मे बी, प्रूवन नहीं है, मे बी ब्लैक होल्स जो होते हैं उसके अंदर एक पोर्टल होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट होल। आइडिया ये है कि इतनी सारी जो एनर्जी जा रही है ब्लैक होल के अंदर, ये कर क्या रही है अंदर जाके? मे बी उसके अंदर एक पोर्टल बन जा रहा है व्हाइट होल नाम से, जिसका गेटवे किसी और यूनिवर्स में निकल रहा है, मे बी, या फिर हमारे यूनिवर्स के किसी ब्लैक होल में निकल रहा है। लेकिन ये अभी तक प्रूवन नहीं है। ये मतलब कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन देते हैं व्हाइट होल, मैंने कभी उसके सॉल्यूशन पढ़े नहीं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन बहुत डिटेल में, बट जो बेसिक आइडिया व्हाइट होल का बहुत सिंपल सा बस यही है कि एक दूसरा पोर्टल कुछ बन जाता है उतनी हाई एनर्जी की वजह से। तो वो ये कहता है कि जैसे ब्लैक होल होता है वो किसी चीज को, मतलब हर चीज को खींच लेता है, तो व्हाइट होल जो होता है वो फेंकता रहता है, मतलब ऐसा है कुछ, या हाँ, फिर ये? मतलब फेंकना इन द सेंस, ब्लैक होल देखो, खींचना इन द सेंस, ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है, जैसे सन की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी से ब्लैक होल की है, ब्लैक होल की थोड़ी सी ज्यादा है, सुपर मैसिव ब्लैक होल की थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। इनफैक्ट मैं मतलब ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए कि ब्लैक होल सक नहीं करता है, अगर सन की जगह हम लोग सन के मास जितना ब्लैक होल रख दें, सन के मास जितना मैं कह रहा हूं, तो अदर देन द फैक्ट कि हमको लाइट नहीं मिलेगी, हमारे ऑर्बिट पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, अर्थ वैसे की वैसे ही घूमती रहेगी। बस अंतर ये रहेगा कि अब लाइट नहीं आएगी हमारे पास, और हीट नहीं टाइडल आएगी। वेव्स, और टाइडल वेव्स? टाइडल वेव्स तो वैसे भी मून की वजह से होता है हमारे तो। नहीं नहीं, मतलब अगर, अच्छा अच्छा, वो तो ब्लैक, अच्छा वो गारगेंटुआ तो बहुत बड़ा था। हाँ, और वो अगर अगर सन का भी रोल होता, लेट्स अज्यूम अगर सन का भी रोल होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मास तो भी उतना ही है, वो हाँ तो हाँ, प्योर मास, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मैं मास को कंसिडर नहीं किया मैंने, एक्चुअली में इंटरस्टेलर वाली बात सोच ली, वो एक्चुअली में वो जो अच्छा, गारगेंटुआ होता है ना वो टाइडल वेव्स आ रही थी उस मिलर प्लैनेट पे,
ओके। yes. अब एक है ना आपकी वीडियो थी जिसमें 3.5 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं, रील थी सॉरी एक्चुअली में इंस्टाग्राम पे। वो हम्म, स्पिनर्स कुछ आप बता रहे हैं उसके अंदर, वो हाँ क्या होता है यार स्पिनर्स? कोई हाइपोथेटिकल चीज है या फिर कोई एग्जिस्ट करती है ऐसी कोई चीज? नहीं, स्पिनर्स बहुत ही ट्रू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। तो ओके। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो स्पिन्स के ऊपर बात करते हैं, क्वांटम स्पिन के बारे में, स्पिन बहुत ही नॉन इंट्यूटिव चीज है। ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होता है? हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह होता है, और एक क्लाउड जैसी चीज का एंगुलर मोमेंटम कैसे हो सकता है? लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसा है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग उसकी रोटेशन में डालने की कोशिश करें तो रोटेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना इफेक्टिव एंगुलर मोमेंटम हमको मिलता है। तो ये बहुत ही नॉन इंट्यूटिव चीज है कि भाई ये स्पिन क्या चीज है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने लाखों बार अपनी वीडियोस में और अलग अलग पॉडकास्ट में बोला है, कि स्पिन को ऐसे समझो कि इमेजिन करो कि कोई एक बॉल है और वो स्पिन कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन यही होता है, बस इस केस में ना ये बॉल है और ना ये स्पिन कर रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लेकिन यस, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन स्पिन। अब स्पिनर्स के ऊपर आता हूं। तो स्पिनर्स थोड़े और फंडामेंटल चीज होती है जिसके लिए हम लोग टोपोलॉजी एक होती है मैथमेटिक्स की ब्रांच, उसकी मदद यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरे पास कंघी है, क्लियरली दिख रही है कंघी, राइट? क्या होगा अगर मैं इस कंघी को 180 डिग्री मूव करूं? होगा ये कि फ्लिप हो गई। अब ये आउट ऑफ फेस हो गई। अगर मैं वापस 180 डिग्री मूव करूं, मतलब इन टोटल वापस। 360 डिग्री मूव करूं, तो ये अपने वाले ओरिजिनल फेस पे आ जाएगी। लेकिन हम्म। स्पिनर्स के साथ ऐसा नहीं होगा। स्पिनर्स को 360 डिग्री मूव करने का मतलब है उसको 180 डिग्री मूव करना नॉर्मल केस में। Okay. उसको टोटल हम लोगों को 720 डिग्री मूव करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। आई डोंट नो कैमरे में कितना आएगा। मान लो ये जो है मेरे पास, अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमाता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, आउट ऑफ फेस हो जाएगा। मुझे अगेन इसको 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब जाके इन फेस आएगा। तो स्पिनर्स में बेसिकली नॉर्मल क्लासिकल केस की जगह हम लोग को 720 डिग्री रोटेशन करना पड़ता है उसकी इफेक्टिव केस के लिए। तो मैथमेटिकली ये चीज होती है, और हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ये सारी चीजें बेसिकली इसी प्रॉपर्टी की तरह कुछ काम कर रही होगी। तो स्पिनर्स है क्या एग्जैक्टली? मैं कैसे विजुलाइज कैसे करूं उसे? क्या चीज है वो? स्पिनर्स कोई चीज नहीं है, स्पिनर एक प्रॉपर्टी है, ओके, एक प्रॉपर्टी है। ओके। मैथमेटिकल फंक्शन है जो हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम ऑब्जेक्ट्स हम लोग एसोसिएट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो खुद से कोई चीज नहीं है। ओके ओके। अभी तक जितने भी मार्स मिशन रहे हैं, जितने भी हमने जो भी प्रोब भेजे हैं, अभी तक तो एस्ट्रोनॉट्स तो गए नहीं है, उसका क्या कंक्लूजन रहा है? कुछ क्या निकला है निष्कर्ष अभी तक? क्या कुछ होप है मार्स में कुछ, या फिर इस पे ये एलोन मस्क यूं ही पगला गया, यूं ही ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है अपना? देखो, होप तो यार बहुत है। वहां पर पानी मिल रहा है हम लोगों को, बर्फ मिल रहा है हम लोगों को, ये पता है कि अंडरग्राउंड उधर पानी वाटर, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में? यस यस यस, उधर अंडरग्राउंड में लिक्विड वाटर बह रहा है, राइट? वहां पर जो उनके पोल्स हैं वहां पर आइस है। अब जब मैं कहता हूँ पानी, और ये इसलिए काम नहीं है कि पी सके इंसान, ऑब्वियसली वो तो कर ही सकते हैं अगर इंसान चाहे, लेकिन मेन ये है कि वहां पर हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन स्टेशंस बना सकते हैं, हम लोग बहुत सारी अलग अलग उपजाऊ चीजें कर सकते हैं, उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इतनी तो जो रिसर्च चल रही है, ऑब्वियसली ये सारी काम आ रही है। हम लोग एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मून लैंडिंग करना भी इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन कुछ डिकेड पहले हम लोगों ने मून लैंडिंग भी की है। तो हम लोग, ह्यूमैनिटी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, और ये जो भी रिसर्च कर रहे हैं इसके कुछ अच्छे आउटकम्स आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हमारे लाइफ टाइम में ये उसको कॉलोनाइज करना ऑब्वियसली इज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर नाउ, लेकिन मे बी कुछ जनरेशन बाद ये पॉसिबल हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? हम लोग मर चुके होंगे। यार मतलब अभी कह रहे हो कि अगले 50 साल में भी पॉसिबल नहीं है ये? नहीं होगा। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वहां पर रहने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, उसको टेराफॉर्म करने के, टेराफॉर्म का प्रोसेस ही 100 साल से ज्यादा ले लेगा। ओके। तो जो मार्स का वेदर है, आपने अगर जो मार्शियन मूवी देखी है, क्या वो रियल था? मतलब ऐसा ही वेदर होता है? नहीं, इतना ही खतरनाक तूफान आता है? मार्शियन मूवी इनएक्यूरेट थी काफी। ओके। उसमें तो स्काई का कलर गलत बताया गया था, और उसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज थी जिसको मैं पूरा लिस्ट आउट तो नहीं कर सकते क्योंकि मूवी देखे हुए काफी साल हो गए मुझे भी, लेकिन उसमें काफी इनएक्यूरेसीज है। यस, तो जो हार्श है उधर का वेदर। उधर उन्होंने एक और चीज नहीं, उन्होंने जितना हार्श दिखाया है एक्चुअली उससे ज्यादा हार्श है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो फिर
सर्वाइवल कैसे होगा हमारा वहाँ पे फिर उस वेदर के अंदर? उसी उसी के लिए तो इतने प्रोब्स भेजे जा रहे हैं, उसी के लिए तो रिसर्च हो रहा है। साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी ना बैठे, वो पूरे टाइम कोशिश कर रहे हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो वहां पर आयन पार्टिकल्स है छोटे छोटे, जो मार्स की मिट्टी में, वो इतने छोटे बारीक होते हैं कि एक बार कपड़े पे चिपक जाए, मान लो कोई भी कपड़े पे स्किन पे चिपक जाए, तो उनको कितना भी साफ करो ढंग से वो निकलते नहीं है। और अगर तुम गलती से उनको अपने स्पेसशिप के अंदर लेकर आ गए, तो होगा ये कि तुम सांस लेते लेते वो आयन पार्टिकल सांस ले लोगे जो रस्टेड होते हैं, तो अब तुम्हारी बॉडी में एज अ पॉइजन की तरह वो काम करेंगे। ओके। तो और कुछ बहुत सारे टॉक्सिक ऐसे होंगे, कंपाउंड्स वगैरह होंगे बिल्कुल, मतलब उसकी रेत होंगे, में? मेरे नॉलेज में अभी नहीं है, लेकिन मेन जो मुझे पता था वो मैंने बताया। ओके। तो जो मार्क, पता नहीं उसका नाम क्या, कैरेक्टर का, मार्शियन का, उसने अपनी पॉटी के अंदर वो उगाया था, आलू खाना उगाया था। इज दैट पॉसिबल, मतलब, या फिर यूं ही हाँ देखो, दिखाया था वो? टेक्निकली टेक्निकली तो पॉसिबल है, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स हम लोग को और डालने पड़ेंगे, लेकिन हाँ हम्म, पॉसिबल तो है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट पे भी काफी सारे लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि जिन खेतों पे इंसान लाइक फ्रेश होने जाते हैं सुबह सुबह, या फिर गाय भैंसे वहां पर जाती हैं, वहां उनकी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। सो दिस इज अ वेरी वेल प्रूवन थिंग, जो कि हमारे किसानों को ज्यादा पता है। तो डिजीज का खतरा नहीं होगा, अनहेल्दी नहीं होता वो, मतलब जो हमारी ह्यूमन अनहेल्दी वेस्ट? कैसे होगा? नहीं, हम मतलब कोई। लोग थोड़ा लॉजिकली सोच के देखते हैं। वो ओके। प्लांट एग्जैक्टली ले क्या रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स ले रहा है, और वो किस फॉर्म में ले रहा है, एटम्स के फॉर्म में ले रहा है। हम लोगों को जो अनहेल्दी लग रहा है, वो अनहेल्दी लग रहा है कि उससे जो बदबू आ रही है, जो ओके। सड़ रहा है वो, लेकिन और उसको बैक्टीरियाज? सड़ने के लिए, हाँ वही मैं बता रहा बैक्टीरियाज? हूँ, उसको सड़ने के लिए वो सारे बैक्टीरियाज वहां प्रेजेंट होने जरूरी है, राइट। पहली चीज तो वहां पर वो बैक्टीरियाज मिलना इज वेरी लेस लाइकली केस। लेट से मिल जाता है, और जैसा इन्वायरमेंट अगर हो गया, मिल भी जाता है, तो भी प्लांट को क्या फर्क पड़ रहा है? प्लांट तो अल्टीमेटली उसके एटम्स ही ले रहा है, प्लांट के उपजाऊपंती पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक फन फैक्ट बताया था, इसी के ऊपर बात हो रही है। चाइना के बहुत सारे जो वेजिटेशन उगते हैं, उनकी पूरी खाद ही ह्यूमन वेस्ट है, पूरी की पूरी खाद ही ह्यूमन वेस्ट है, मतलब वो पूरे ग्रो ही पूरे ह्यूमन वेस्ट के लेयर के ऊपर हो रहे हैं। Fuck. और बहुत सारे उनके प्लांट्स इस तरीके से ग्रो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। वाह। हमको सोचने में डिस्गस्टिंग लग रहा है, लेकिन वो अच्छे उपजाऊ है। ओके, अभी तक एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सारे चैलेंजेस है। ब्लैक होल्स के वो स्टडी करना, एग्जैक्टली ब्लैक होल क्या चीज है हम लोग को ये चीज नहीं पता, उसके अंदर सिंगुलैरिटी क्या चीज होती है ये नहीं पता, यूनिवर्स कैसे बना हम लोगों को नहीं पता है। बिग बैंग हम बोलते हैं, लेकिन बिग बैंग के बारे में अभी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जेडब्ल्यूएसटी के अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। यूनिवर्स कितना बड़ा है, डार्क मैटर क्या है एग्जैक्टली हमको नहीं पता, डार्क एनर्जी क्या है। देयर आर काउंटलेस थिंग्स जो बहुत बड़े चैलेंज है। ये तो मैंने जो सबसे रोमांटिसाइज थिंग्स ओवर द इंटरनेट इनके बारे में बात की है, और भी छोटे छोटे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है जो एस्ट्रोफिजिक्स में अभी प्रोमिनेंट चल रहे हैं। जेम्स वेब क्या बता रहा है बिग बैंग के बारे में? तो बेसिकली जेडब्ल्यूएसटी बहुत अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। मैंने कुछ टेक्निकल पेपर पढ़े हैं, जैसे ट्रिपल सी प्लस टीएल करके उन्होंने एक लैम्बडा सीडियम बेसिकली थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं लेमैन में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन, जिस तरीके से वो अलग अलग गैलेक्सीज और स्टार इन सबको मेजर कर रहे हैं, और उनसे जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसको फिर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स के बिग बैंग के प्रोसेस के टाइम, कि क्या यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना और ये बना। और कुछ कुछ रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी आ रही है। इनफैक्ट एक तो स्टार बहुत फेमस है जिसकी एस्टिमेट एज जो अभी पाई जा रही है वो यूनिवर्स की से भी ज्यादा पाई जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल अगर यूनिवर्स सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और वो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, बट हमको मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनकंसिस्टेंसीज हमको मिल रही है, जिसकी वजह से काफी इसके ऊपर काम चल रहा है। मुझे अभी डिटेल में इसके ऊपर और पेपर्स देख रहे हैं, तो मैंने बस वो ट्रिपल सी प्लस टीएल वाला पेपर ही देखा था कि हम लोग कैसे एक डार्क मैटर के मॉडल को रिप्लेस करके इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मुझे और भी लाइक खुद से भी और इसके ऊपर स्टडी करना, अभी ऑफिस साइंस कम्युनिकेशन टॉक्स इन सब के बीच में इतना टाइम मिलता नहीं है, बट मे बी अभी फ्लाइट वगैरह में थोड़ा टाइम मिलेगा तो कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ूंगा। ओके। अगर हमारे अर्थ के 40-50 लाइट ईयर के अंदर अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, तो कुछ खतरा चालीस हो पचास सकता है? लाइट ईयर हाँ, अगर कुछ खतरा हो सकता है? 50 के आसपास हुआ तो हाँ बहुत खतरा होगा। ओके, तो क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली सिनेरियो क्या क्रिएट होगा? डिपेंड करता है कितना में ऐसे मतलब सुपरनोवा है, बट एक जनरल सुपरनोवा की बात करें जो सन के जितने साइज का भी है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, जिसकी वजह से अर्थ का फ्लोरा और फौना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में।
और ओजोन लेयर? ओजोन लेयर तो ऑब्वियसली चली जाएगी, मतलब इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, पूरा डिसरप्ट कर देगा पूरा का पूरा सिस्टम, तो वो तो बहुत ही बिगड़ने वाला है सीन। फॉर्चुनेटली 50 लाइट ईयर के अंदर कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जिस जो कि अपने सुपरनोवा के फेस में आने वाला है। जो बीटलजूस की हम लोग बात करते हैं वो आई गेस 450 सॉरी 250 या कुछ ऐसे रेंज में है, मुझे क्लियरली नंबर याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ऑल इन ऑल अभी हम लोग बहुत अच्छे से सेफ है सुपरनोवा से, उसकी कोई टेंशन नहीं हमको। अगर किसी को एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको कौन सी बुक रिकमेंड करना पसंद करोगे आप? डिपेंड करता है वो कौन से लेवल पे है। स्कूल अगर मान स्टूडेंट्स लो के लिए मैं recommend करूंगा। मान लो बिगिनर लेवल पे, अभी उसको बस इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है, तो नहीं, उस पर फिर डिपेंड करेगा कौन से लेवल पे है, क्योंकि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सारी चीजें लेयर टू लेयर बिल्ड होती है, ठीक है। किसी को सिर्फ अगर मतलब ऊपर ऊपर से चीजें समझनी है तो ये नील देग्रासे टाइसन की बुक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, ये ठीक है। किसी ने बीएससी तक की फिजिक्स पढ़ रखी है और उसको फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो ये लेनर्ड सस्किन की थियोरेटिकल मिनिमम की जो तीनों वॉल्यूम्स है वो बहुत सही है। बैचलर्स लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ना है किसी को तो फेनमैन्स लेक्चर ऑन फिजिक्स के तीनों वॉल्यूम बहुत सही है। तो ये डिपेंड करते हैं कौन से लेवल। अगर किसी को थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ना है तो उसके लिए फिर ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए हॉब्सन की बुक आती है, फिर वाइनबर्ग की बुक आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए लैरी एंड पाल की बुक आती है, वो रिसर्च फोकस्ड है पूरी, उस बहुत हार्डकोर मैथमेटिक्स है। सो ये डिपेंड करता है कि किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब उनके अभी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से इसका आंसर चेंज होगा। इसलिए ओके, अगर किसी को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है तो क्या क्या प्रोसेस है, मतलब क्या कर सकता है वो लड़का लड़की जो भी है? प्रोसेस बोलने में तो बहुत ईजी है, बीएससी फिजिक्स करो, एमएससी फिजिक्स करो, पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करो, बन गए। मतलब एमएससी के बाद से ही पाथ क्लियर हो जाता है। अब ये करना इतना आसान नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफिकल्ट कोर्स होता है वो अलग चीज है, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, बीएससी एमएससी पीएचडी पोस्ट डॉक, बस यही करना। कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए? ऑब्वियसली पहले तो फिजिक्स के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सारी चीजें जो हो गई, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर प्योर एस्ट्रोफिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में जाना है तो प्योर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, टेंसर बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आज के टाइम पे कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोडिंग बहुत जरूरी है। और अगर तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के साथ काम करना चाह रहे हो, ऑब्जर्वेशन के साथ काम करना चाह रहे हो तो डेटा एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ड्रीम 11 पे टीम बनानी आनी चाहिए। बैट बन आधा इंडिया लगा पड़ा है वहां पे यार कि बस टीम बनानी है। सब वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्या बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, इसलिए पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि आपका ये जितना भी आपने बोला है इससे लोगों का ज्ञान बढ़े, ठीक है। वैसे भी बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट हैं इंटरनेट पे। आवाज आ रही है मेरी आपको ना? आवाज तो आ रही है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगा दिक्कत आ रही। ओके भैया, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो वक्त दिया, और जितना भी कुछ ये जो मैंने अभी ज्ञान समेटा है इसको दोबारा रिवाज करके और दोबारा अच्छे से एब्जॉर्ब करूँगा, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, अच्छा लगा बात करके। और कोलैब करते हो वीडियोस के ऊपर, वो गाने वाले रैप वगैरह के ऊपर। एक मैंने बिग बैंग के ऊपर भी एक रैप लिखा, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी कुछ बीट वगैरह का आइडिया हो तो मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली कोलैब करते हैं उसके ऊपर कुछ अच्छा। ओके ओके ओके, चलिए आपका हो गया डिनर वगैरह, खाना वाना खा लिया आपने? हाँ ऑब्वियसली 12:30 बज रहे हैं तो नहीं क्या पता, नहीं एस्ट्रोफिजिस्ट हो ना, क्या पता चांद को देखते हुए, आसमान को देखते हुए खाते हो। नहीं, बात ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट मैं एस्ट्रोफिजिक्स में, मेरी स्टार्टिंग से आदत है जल्दी सोने की और लाइक जल्दी उठ जाने की, लेकिन अभी थोड़ा सा रूटीन कुछ दिनों से ऐसा हो गया, लेट सोना पड़ रहा है। तो भैया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और मजा आ गया भैया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, गुड नाइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय 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 बाय।